हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बिल्कुल ठीक है अपने घरों पर। मैं देवतेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साइंस गुरु मंत्र। एंड स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में 10th क्लास के साइंस में फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर। एनसीईआरटी वाइज अगर देखा जाए तो 11th चैप्टर है ये। हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। हम कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि ऐसी जो इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। अभी पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पूछा गया है, किसी आंख की समंजन क्षमता के बारे में बात की गई है, पूछा गया है उसके बारे में कि भाई क्या होती है वो। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द कैपेसिटी ऑफ आई टू चेंज इट्स focal length or to change the focal length of its lens. Clear? So that is called the power of accommodation. आंसर देख लेते हैं। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई इज द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ इट्स पावर। आंख की जो पावर है उसमें मैक्सिमम वेरिएशन कितनी आ सकती है, क्या करने के लिए, फॉर फोकसिंग ऑन नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स, दैट दैट पावर इज नेम्ड एज द अकोमोडेशन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 मीटर distinctly. एक पर्सन है जो कि मायोपिक है, यानी कि उसको मायोपिया की बीमारी है और नहीं देख पाता है उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि 1.2 मीटर से दूर रखे हुए हैं। What should be the type of the corrective lens used to restore proper vision? किस तरह का या फिर कौन सा यहाँ पर लेंस यूज होगा करेक्शन के लिए, ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम मायोपिक पर्सन के बारे में बात करते हैं तो मायोपिक पर्सन वो होते हैं जिन्हें पास की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है जी। अच्छा, टेक्निकली अगर बात करते हैं तो इस प्रॉब्लम में होता क्या है, तो होता ये है कि जो फोकस ऑब्जेक्ट का रेटिना पर पड़ना चाहिए था या फिर रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स आपको एक ऐसे लेंस की आवश्यकता है जो फोकस को थोड़ा सा बढ़ा दे, यानी कि फोकल लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दे। और फोकल लेंथ को बढ़ाने वाले जो लेंसेज होते हैं उनको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस यूज होना चाहिए। आंसर देखते हैं, कनकेव लेंस। सो कनकेव लेंस कौन से होते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं। ठीक है, अगर कन्वेक्स के बारे में बात करते हैं तो कन्वेक्स जो होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं एंड कनकेव जो होते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल पर्सन है, ठीक है ना, यानी कि नॉर्मल विजन है उस पर्सन की, और फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले ये समझ लीजिए फार पॉइंट और नियर पॉइंट होता क्या है। आई होप आपको पता होगा पहले से ही, बट मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको। नियर पॉइंट का मतलब है कि हमारी आंख के कितनी नजदीक रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को हम इजिली देख पाते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है, आपको ये पता है ना, आई होप सो। अगर फार पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो हमसे कितनी दूर या फिर आंख से कितनी दूर वस्तु को रख दिया जाए कि वो इजिली दिखाई दे, तो ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी, तो उसी के बारे में बात की गई है। अगर हम फॉर ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होता है, यानी कि आप अनंत पर चीजों को भी देख सकते हैं अगर सब कुछ साफ है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्स देखते हैं, जाने कितने दूर है वो, प्लैनेट्स आप देख पाते हैं कभी कभी, सन को आप देखते हैं बहुत दूरी पे है वो। ठीक है जी। अगर हम नियर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि अगर आंख से 25 सेंटीमीटर कोई दूर वस्तु रखी हुई है तो उसे तो आप इजीली देख पाओगे, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से और पहले उसे रख दिया जाए, यानी कि 22 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए या फिर 15 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए, तो फिर आंख को उसे देखने में एफर्ट करने पड़ते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो साफ दिखती भी नहीं है। ठीक है, वो धुंधली रहती है, ब्लर्ड रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A student has difficulty reading the blackboard while sitting in last row. एक स्टूडेंट है, उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्लैक बोर्ड को पढ़ने पे जब वो लास्ट रो में बैठा होता है। ठीक है जी। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चिल्ड्रन इज सफरिंग। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चिल्ड्रन इज सफरिंग। कौन सा वो डिफेक्ट है, साइट प्रॉब्लम है यहाँ पर इसको, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है उसको दूर की रखी वस्तुएं, तो कौन सा वो डिफेक्ट है जिससे वो सफर कर रहा है। हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात है कि आपको कंडीशन बता दी गई है कि भाई बच्चा जो है
उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। कब? जब वो लास्ट रो में बैठता है, यानी कि लास्ट बेंचेस में बैठता है क्लास के अंदर। सेकंड थिंग है कि पूछा जो गया है वो ये पूछा गया है कि भाई कौन सा तो डिफेक्ट है उसको, ठीक है जी, कौन सी तो साइट प्रॉब्लम है उसको, और वो जो साइट प्रॉब्लम जो भी आप डिटेक्ट करते हो वो किस लेंस के द्वारा करेक्ट होगी, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं मायोपिया में, है ना, अगर कोई पर्सन मायोपिक है तो उसको नजदीक की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अभी जब स्टूडेंट लास्ट रो में बैठा है तो जो ब्लैक बोर्ड है वो उसके लिए दूर है, तो वो उसे नहीं देख पा रहा है, या फिर उस पर जो चीजें लिखी हैं उन्हें आसानी से नहीं देख पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। तो इट मीन्स वह एक मायोपिक पर्सन है, मायोपिक स्टूडेंट है, उसको मायोपिया है। और पिछले अभी एक दो क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि जो मायोपिक पर्सन होते हैं या फिर जो मायोपिया होती है उसे करेक्ट किया जा सकता है कनकेव लेंस यूज करके, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस यूज करके। क्यों? क्योंकि इस बीमारी में आंख के अंदर रेटिना पर जो फोकस बनना चाहिए था वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो हमें एक डाइवर्जिंग लेंस की आवश्यकता पड़ती है। द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, सो बच्चा जो है वो मायोपिया से सफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। और मायोपिक जो पर्सन होते हैं उनको कनकेव लेंस यूज करना चाहिए, तो देखिए द चाइल्ड शुड यूज कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। सो सूटेबल फोकल लेंथ इसलिए बोला है क्योंकि कनकेव लेंस अलग अलग फोकल लेंथ के हो सकते हैं, तो जो भी फोकल लेंथ उसको सूट करे कि जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी वस्तुएं हैं वो उसे दिखाई दे जाए इजिली, तो उसे वो फोकल लेंथ वाला कनकेव लेंस यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The human eye can focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens। देखिए, हम जब बात करते हैं ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई की वो कैपेसिटी जिससे वो आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है, किस लिए? देखने के लिए, फोकस करने के लिए उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि डिफरेंट डिस्टेंसेस पर रखे हुए हैं। सो दैट कैपेसिटी ऑफ द आई इज नेम्ड एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर? सो यहाँ पर क्वेश्चन है दिस इज ड्यू टू, सो आंसर अकोमोडेशन ही है, लेकिन बाकी और भी हमें ऑप्शंस पढ़ने होते हैं। तो प्रेसबायोपिया एक बीमारी है। अगर हम मायोपिक पर्सन के बारे में बात करें तो मायोपिया भी एक बीमारी है, नियर साइटनेस बोलते हैं इसे, और फार साइटनेस भी एक बीमारी है जिसे हम बोल देते हैं लॉन्ग साइटनेस बोल देते हैं, या फिर इसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो अकोमोडेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, सिक्स सेवन्थ एट क्लास में लगातार आप पढ़ते आए हो कि भाई जो रेटिना होता है वो स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी भी आंख के अंदर, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जो सामने रखा होता है व्यक्ति के, उसका उसकी इमेज बनती है ना, उसका प्रतिबिंब बनता है। सो रेटिना यहाँ पर सही आंसर होगा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। नॉर्मल विजन के बारे में बात करते हैं, तो जो लीस्ट डिस्टेंस है इसे बोलते हैं नियर पॉइंट, ठीक है। सो नियर पॉइंट क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर, 25 सेंटीमीटर होता है, तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से अगर और नजदीक हम वस्तुओं को रख देते हैं आंख के सामने या फिर अपने सामने, तो फिर उन्हें देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कई बार वो ब्लर्ड ही दिखती है, या फिर कई बार आपकी आंखों को एफर्ट करना पड़ता है उन्हें देखने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the change in focal length of eye lens is caused by the action of। अभी बात कर रहे हैं कि भाई जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ में जो चेंजेस आते हैं वो किस कारण होते हैं, या फिर किस अंग, किस ऑर्गन के एक्शन के कारण होते हैं। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। अभी ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, प्यूपिल है, रेटिना है, सिलियरी मसल्स है, या फिर आइरिस है। प्यूपिल के एक्शन की वजह से फोकल लेंथ में बदलाव आता है आई लेंस की, रेटिना के किसी एक्शन की वजह से फोकल लेंथ में चेंजेस आते हैं, सिलियरी मसल्स की फोकल लेंथ चेंज करने में कोई भूमिका है, या फिर आइरिस जो है उसके किसी एक्शन के कारण फोकल लेंथ में कोई बदलाव आता है। तो आंसर है सिलियरी मसल्स, क्योंकि जो लेंस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सिलियरी मसल से। आपको पता है कि जो सिलियरी मसल्स हैं उनके बिल्कुल बीच में हैंग करता है लेंस, ठीक है, और वही जो फोकल लेंथ होती है उसे चेंज करती हैं लेंस को थोड़ा सा कंप्रेस करके या फिर थोड़ा सा स्ट्रेच करके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल्स। चलिए नेक्स्ट है, विद अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा है कि जो नॉर्मल आई है यानी कि नॉर्मल विजन है किसी का, लेकिन उसके बाद भी वो क्लियर नहीं देख पाता उन ऑब्जेक्ट्स को जो 25 सेंटीमीटर से क्लोजर रखे हैं आग के,
ठीक है जी। तो आपको पता है जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। अभी हम बात करते हैं भाई अलग अलग डिस्टेंसेस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारी आंख के अंदर ये क्षमता है कि वह आई लेंस के फोकल लेंथ में चेंजेस लाकर और जो इमेज होती है उसे रेटिना पर बना के रखती है, ठीक है जी। बट जो आई लेंस है उसकी भी तो अपनी एक कैपेसिटी है ना, या फिर आंख का जो अकोमोडेशन है उसकी भी तो अपनी एक कैपेसिटी है कि कितनी कैपेसिटी है कि 25 सेंटीमीटर तक तो ठीक है वो एडजस्ट कर लेगी, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से पास में ऑब्जेक्ट्स रख दिए जाते हैं तो फिर आंख के लिए मुश्किल हो जाता है कि फोकल लेंथ को उस तरह से ही लगातार घटाया जाए जिससे कि रेटिना पर इमेज बने। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो नियर पॉइंट जो है उसका वो 25 सेंटीमीटर है। इस वजह से 25 सेंटीमीटर से जो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो देखिए एट डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर द सिलियरी मसल्स कैन नॉट बल्ज द आई लेंस एनीमोर, ठीक है। जो सिलियरी मसल्स हैं वो बल्ज कर रही हैं किसको, आई लेंस को, जिससे कि उसकी फोकल लेंथ में बदलाव आता है और रेटिना पर लगातार इमेजेस बनती हैं। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से पास आप किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो अब सिलियरी मसल्स और ज्यादा बल्जिंग नहीं कर सकती आई लेंस को, ठीक है। द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी फोकस्ड ऑन रेटिना। तो होगा क्या, इससे रिजल्ट ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस नहीं कर पाएगा रेटिना पर, ठीक है जी। एंड इट अपेयर्स ब्लर्ड, और वो ब्लर्ड दिखेगा। तो ये देख लीजिए अगर 25 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर रख दिया जाता है तो जो इमेज है वो पीछे की तरफ बनेगी रेटिना के, ठीक है, जिसके कारण वो आपको ब्लर्ड नजर आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from eye? क्या होगा इमेज डिस्टेंस जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ क्या होगा अगर हम जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसे इंक्रीज करते हैं, है ना, फ्रॉम द आई। तो देखिए वैसे तो होता ये है कि अगर हम जनरल लेंसेज के बारे में बात करते हैं तो जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसमें चेंजेस आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आई लेंस के बारे में बात कर रहे हैं फिर आंख के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, सीधा सीधा। तो आंख की एक क्षमता है जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अभी पावर ऑफ अकोमोडेशन ये अलाउ करती है आंख को कि वो अपने आई लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सके, ठीक है, जिससे कि लगातार जो फोकस है वो रेटिना पर बना रहे। अभी जो आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई वो तो चेंज होने वाला नहीं है तो वो तो रहेगा सेम ही। तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर भी रखा रहे पावर ऑफ अकोमोडेशन के कारण क्या होने वाला है, जो इमेज डिस्टेंस है वो सेम ही रहने वाला है। आंसर देख लेते हैं। द आई लेंस ऑफ ए नॉर्मल आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंसेस ऑन द सेम रेटिना। सेम रेटिना मतलब वही है, ठीक है, वहीं पर बनाने वाला है। देयरफॉर द इमेज डिस्टेंस इन द आई रिमेन्स द सेम, सेम रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। भाई स्टार्स जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं। इसी के अपोजिट में एक क्वेश्चन आता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, ठीक है। तो देखिए स्टार्स जो है वो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें प्लैनेट्स के तो बहुत दूर है, ठीक है ना, मतलब एक बहुत लंबा डिस्टेंस है। अभी प्रैक्टिकल लाइफ से एक हम उदाहरण उठाते हैं तो आप देखिए आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बल्ब है जो आपसे बहुत दूरी पर है। अब वो बल्ब कितना भी बड़ा हो या फिर कितनी भी अच्छी पावर का हो, लेकिन अगर वो आपसे दूर है तो वो आपको एक लाइट सोर्स के तौर पे दिखाई देता है। लाइट मतलब छोटे स्मॉल लाइट सोर्स के तौर पे दिखाई देता है, ठीक है जी। यही स्टार्स के साथ है। जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं प्लेनेट अर्थ से, ठीक है, जिस कारण वो कितने भी बड़े हों लेकिन वो एक छोटे लाइट सोर्स के तौर पे ही हमें दिखाई देते हैं, ठीक है जी। अभी होता क्या है कि जब उनकी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो हो जाती है रिफ्रैक्टेड, ठीक है जी। यानी कि रिफ्रैक्शन यहाँ पर मेन कारण है ट्विंकलिंग का, ठीक है जी। तो आंसर एक बार देखते हैं। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये तो वन लाइन आंसर हो गया, है ना। अब देख लेते हैं क्यों है ऐसा। The light of a star after the entry of light in Earth's atmosphere undergoes refraction continuously, लगातार बढ़ती है ना, लगातार रिफ्रैक्ट होती चलती है कहाँ तक, टिल इट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब तक कि ये अर्थ सरफेस तक ना पहुंच जाए। स्टार्स आर फार अवे, स्टार्स बहुत दूर हैं, सो दे आर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इस वजह से वो पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स बोलते हैं वैसे बहुत बड़े हैं लेकिन हमारे लिए एक छोटी सी बिंदु की तरह है वो, है ना जी। As the path of light coming from the stars keeping changing, thus the apparent position of the stars keep
changing and amount of light from stars entering the eye keeps twinkling. ठीक है, कभी वो आपको डिम होते नजर आते हैं और कभी वो आपको ब्राइट होते नजर आते हैं, एंड दिस विल गिव द ट्विंकलिंग इफेक्ट टू द स्टार्स। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, या फिर ट्विंकलिंग इफेक्ट प्लैनेट्स के अंदर क्यों नहीं होता लाइक स्टार्स। सो प्लैनेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं स्टार्स की तो बहुत नजदीक है हमारे। पहली बात तो अभी जो प्लेनेट हैं उनका अपना लाइट हो या फिर नहीं हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर हम अपनी अर्थ के पास किसी प्लेनेट को एज ए सोर्स देखते हैं तो वो बड़ा सोर्स है एज कंपेयर टू स्टार। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि प्लेनेट से आने वाली जो लाइट है वो भी क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन क्योंकि वो हमारे बहुत पास है इस वजह से लाइट कम या फिर ज्यादा होती हुई नजर नहीं आती। ठीक है ना जी, तो होता क्या है कि प्लेनेट आपको एज इट इज ही दिखाई दे जाते हैं। चलिए आंसर एक बार से देखते हैं। द प्लैनेट्स आर मच नियरर टू द अर्थ देन स्टार्स एंड बिकॉज ऑफ दिस दे कैन बी कंसिडर्ड एज लार्ज सोर्स ऑफ लाइट। बड़े सोर्स हैं लाइट के। If a planet is considered to be a collection of a very large number of points, sources of light, then the average value of the change in the amount of the light entering the eye from all point size light sources is zero. अगर हम एक बड़े इस सोर्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज को देखते हैं तो हर पॉइंट से आने वाली जो लाइट है उसके अंदर आने वाली जो वेरिएशन है वो लगभग लगभग जीरो के करीबन होने वाली है, जिस वजह से आपको ट्विंकलिंग जो है वो नहीं दिखाई देती, वो नलिफाइड हो जाती है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी हम बात करते हैं कि सन के बारे में जब बात करते हैं तो आपने देखा है कि मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में सनसेट के समय या फिर सनराइज के समय जब सन को देखते हैं तो वो थोड़ा सा रेडिश नजर आता है, यानी कि लाल नजर आता है। लेकिन अगर हम मिड डे के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, दोपहर के बारे में बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो सन है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, हम देख भी नहीं पाते उसकी तरफ। तो ऐसा क्यों है? तो ये भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ही कारण। मैं आपको एक बार बयां कर देता हूँ उसको। The light coming from the sun passes through various denser layers of the air in the Earth's atmosphere before reaching our eyes near the horizon. जब लाइट आती है एटमॉस्फेयर के अंदर तो एटमॉस्फेयर की कई डेंसर लेयर्स को उसे क्रॉस करना पड़ता है बिफोर रीचिंग आवर आईज नियर द हॉरिजॉन। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ब्लू लाइट बोले तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, एंड लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ, एक तो ब्लू लाइट और वो लाइट जो कि स्मॉल वेवलेंथ की होती हैं, गेट स्कैटर्ड हो जाती हैं, यानी कि बढ़ जाती हैं, छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं बाय डस्ट पार्टिकल्स नियर द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन के पास जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें वो क्या होते हैं, स्कैटर हो जाती हैं। सो द लाइट रीचिंग आवर आईज इज ऑफ लार्ज वेवलेंथ। इस वजह से जो लाइट है लार्ज वेवलेंथ की वही हमारी आंखों तक पहुंचती है, और आपको पता है कि कौन सी लाइट है, कौन सा वो कलर है जो कि जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो है रेड कलर। ड्यू टू दिस द सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट के समय आपको सन कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है वो डार्क नजर आता है, ब्लैक कलर का नजर आता है इंस्टेड ऑफ ब्लू, लेकिन हमें तो ब्लू नजर आता है ना। तो क्यों है ऐसा? तो इसका भी आंसर रिफ्रैक्शन ही है एक्चुअल में। होता यह है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर जो अपने अर्थ का है उससे दूर एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो एटमॉस्फेयर हो जाता है थिन, या फिर एक समय ऐसा भी आता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो जाता है, यानी कि अब उसके चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है ना, वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके होते हैं। तो होता यह है कि जब वहां पे पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग भी नहीं होती। ठीक है, और जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है तो जो ब्लू लाइट है या फिर जो रेड लाइट है या फिर जो दूसरी लाइट्स हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होती। आगे बात समझ में, एक बार आंसर इसका देख लेते हैं। एज एन एस्ट्रॉइड मूव्स अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, जैसे जैसे वो अर्थ एटमॉस्फेयर से दूर जाते हैं द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिन, बहुत पतला होता चला जाता है। पतला बोले तो मतलब मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स कम होते चले जाते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स की एब्सेंस के कारण इन एयर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती है जिसकी वजह से स्काई अपीयर्स डार्क इन द एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग।
ठीक है? जो ब्लू लाइट है या फिर जो दूसरे कलर्स हैं वो अलग-अलग नहीं हो पाते हैं, है ना? और आपको पता है कि आपको उजाला दिखता है लेकिन आपको प्रकाश जो सनलाइट होती है वो दिखती नहीं है, रेज़ के रूप में नहीं दिखती है, ठीक है? वो कलर्स के रूप में आपको दिखती है। तो स्कैटरिंग हो रही है तो कलर्स दिखते हैं। अभी यहाँ पर जो स्काई कलर है या फिर जो ब्लू कलर है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है, लेकिन क्योंकि अगर हम जब एटमॉस्फेयर से दूर चले जाते हैं तो डेंस मीडियम ना होने के कारण स्कैटरिंग रेट भी कम हो जाता है, और कम स्कैटरिंग के कारण आपको जो आसमान है ना, जहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसे समझ सकते हैं, वो आपको डार्क में दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट। As an astronaut moves away from the atmosphere of Earth, the atmosphere becomes thin. जैसे जैसे दूर जाएंगे एटमॉस्फेयर पतला होता चला जाता है। पतला बोले तो जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो पार्टिकल्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। Due to the absence of molecules in the air, the scattering of light does not take place. स्कैटरिंग भी नहीं होगी भाई। स्कैटरिंग किस वजह से हो रही थी? पार्टिकल्स की वजह से हो रही थी। सनलाइट एटमॉस्फेयर में आ रही है एंड एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा रही है और स्कैटर हो रही है। स्कैटर होने के कारण क्या है, जो कम वेवलेंथ वाली है वो तो पहले ही स्कैटर्ड हो जाती है ना, हॉरिजॉन पे या फिर जो एटमॉस्फेयर का ऊपरी हिस्सा है उसी में ही। और जो बाकी जो ज्यादा वेवलेंथ वाली है वो आपकी आंखों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि पार्टिकल्स ना होने के कारण स्कैटरिंग रेट ही नहीं है। जब स्कैटरिंग नहीं हो रही है तो इस वजह से आपको स्काई कैसा दिखाई देता है? डार्क दिखाई देता है, या फिर आपको नहीं, एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। सो आई होप आपको जो कराया है वो समझ में आया होगा। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, और जो हमारे न्यू सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि ऐसी ही और इन्फॉर्म जिससे कि सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। सो आई होप आपको इस चैप्टर की कराए हुए सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि नई आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन हमें सबसे पहले मिल जाए। ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कीजिए। अभी टाइम है बाय बाय कहने का। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कंटेंट के साथ। ठीक है जी? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने कहा लाइक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो सी यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।